गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह और अट नहीं रही। तो कल मैंने निराला जी की बातें की थी। आज हम लोग चलते हैं कविता की ओर। जो पहली कविता है वह है उत्साह। बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दो, फिर भर दो, बादल गरजो। कवि यहाँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है पुकारना। तो इसमें कवि बादल को पुकार रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं, उसको बुला रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि घेर घेर घोर गगन। बादल जब उमड़ता है तो पूरे आसमान को मानो घेर लेता है और घनघोर घटाएं छाती हैं। तो उनका एक वर्णन कर रहे हैं कवि कि वह कैसे घेरता है। तो घेर घेर घोर गगन धाराधर हो। धाराधर भी बादल को ही कहते हैं, धारा को धारण करने वाला। तो कवि कह रहे हैं कि तुम घेर लो इस सारे आसमान को अपनी घनघोर घटाओं से। बादल का एक सौंदर्य होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लगेगा जैसे वो जो गोल गोल सा बना होता है बादल में, लगेगा जैसे घुंघराले बाल। तो कवि कह रहे हैं कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। घुंघराले केश हैं जो मानो किसी की कल्पना में जैसे केश होते हैं, सुंदर केश होते हैं, वैसे घुंघराले केश हैं। हृदय में क्या है? विद्युत छवि उर में। बादल के हृदय में, बादल के बीच में आप बिजली चमकता हुआ देखेंगे तो जैसे कि उसके हृदय में बिजली से कौंध रही है। कवि नवजीवन वाले, उसको कवि भी कह रहे हैं। कैसा कवि है वह? जो नवजीवन की कविताएं करता है, अर्थात नए जीवन का संचार करता है धरती पर। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर। जो वज्र है तुम्हारे पास छिपा हुआ, उससे वह विध्वंस करता है। लेकिन कवि कह रहे हैं कि तुम नवजीवन वाले कवि हो, नई कविताओं से इस संसार को भर दो। इसमें भाव क्या है कि एक क्रांति का भाव, एक नए पूरी पीढ़ी के उत्पन्न होने का भाव। जो चल रहा है उसको हटाकर नई चीजें करने का भाव कवि यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। तो वह बादल के माध्यम से कह रहे हैं कि बादल, तुम पूरे आसमान को घेर लो, अपनी घनघोर घटाओं से घेरो। तुम्हारी जो छवि है वह अत्यंत सुंदर है, घुंघराले बाल हैं और तुम्हारे हृदय में बिजली भी है, यानी तुम्हारे अंदर एक शक्ति का प्रतीक होता है बिजली, जो कुछ कर सकता है, बहुत तेजी में कुछ कर सकता है। तो और तुम नवजीवन वाले कवि हो। जैसे नवजीवन की जो बातें करते हैं, नए जीवन के संचार की जो बातें करते हैं, उनकी वैसी कविताओं से तुम संसार को भर दो जो नई हो। यानी परंपराओं में जो बुराइयां हैं उसको खत्म करके नई अच्छी चीजें समाहित कर दो संसार में।
आगे कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग से सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। सब लोग बेचैन थे, विकल थे, अनमने थे, गर्मी से परेशान थे, जल रहे थे। तो इसमें तुम किसी अज्ञात दिशा से बादल आते हैं, आपको पता नहीं होता है कि पूरब से आएंगे, पश्चिम से आएंगे, कोने से आएंगे, तो अज्ञात दिशा से कहाँ से आ रहे हैं ये किसी को पता नहीं होता, अचानक आ जाते हैं। तो आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन का मतलब भी बादल ही होता है। तप्त धरा, जो धरती गर्मी के कारण तप्त थी, जल रही थी, जल से फिर शीतल कर दो, उस पर जल डालकर फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। अब यहां कवि कह ये रहे हैं, इसको आप दूसरी दृष्टि से देखिए कि बादल से कह रहे हैं कि तुम खूब घेर घेर करके बरसो। बरसने से क्या होगा? पहले तो धरती की प्यास बुझेगी, संसार की प्यास बुझेगी। जो गर्मी से परेशान थे, जो बेचैन थे, अनमनस्क हो गए थे, उदास हो गए थे परेशानी से, किसी चीज़ में मन नहीं लगना। अनमनस्क का मतलब होता है कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसी स्थिति संसार की हो गई थी। उस पर वह अपने जल से इस सारी गर्मी को, इस सारी बेचैनी को ठंडा कर देता है, शीतल कर देता है, खत्म कर देता है। तो कवि का कहना है कि यहाँ यह संकेत भी है कि ऐसी चीज़ें हों संसार में जिनसे कि लोगों को शांति मिले, सुख मिले। शांति और सुख के लिए विध्वंस भी जरूरी है। विध्वंस से यहाँ अर्थ है, विध्वंस से यह अर्थ नहीं है कि सबको बम से उड़ा दिया जाए। विध्वंस से यहाँ अर्थ है कि वैसी चीज़ें जो अब पुरानी हो गई हैं और काम की नहीं हैं, या जिनसे समाज को नुकसान हो रहा है, संसार को नुकसान हो रहा है, उनका खत्म होना भी जरूरी है। वे खत्म होंगी तभी नई चीज़ें आएंगी, तभी नया अंकुरण होगा। तो बादल क्या करता है? बादल जब खूब बरसता है तो बहुत सारी चीज़ों को बहा कर डूब ले जाता है या हटा देता है, बहुत चीज़ों को तोड़ता है, बहुत चीज़ों को डुबा कर खत्म कर देता है, सड़ा गला देता है। आप अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो पेड़ पौधे, घास वगैरह जो पुराने होते हैं वो खत्म होकर नई चीज़ें आती हैं। घास हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ हरियाली दिखने लगती है। तो ये नई उत्पत्ति ही होती है, नया सृजन होता है। तो कवि यहाँ उस क्रांति की भी बात कर रहे हैं जिसके द्वारा समाज की रूढ़ियों को खत्म किया जा सके और उसमें नई चीज़ें लाई जा सके। इसमें कुछ पंक्तियां हैं जिनको आप और विस्तार से समझेंगे कि हृदय में बिजली होना या वज्र छिपा होना। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है, आपकी जो किसी काम को करने की क्षमता है, वह आपके अंदर होती है। आप जरूरत के हिसाब से उसको बाहर लाते हैं। तो यहाँ बादल को एक सर्वशक्तिमान की तरह कवि कह रहे हैं कि इसमें पानी देने की भी क्षमता है, इसमें बिजली गिराने की भी क्षमता है, इसके अंदर वो शक्ति है कि यह विध्वंस भी कर सके। वज्र भी है, वज्र उसी को कहते हैं जिसको हम लोग ठनका कहते हैं, गांव में बोलते हैं वज्र गिर गया। वही वज्र है, मतलब वह इतना कठोर होता है कि जिस पर गिरता है उसको तोड़ फोड़ देता है, उसको जला देता है, उसका नाश कर देता है। तो यह भी बादल के ही पास है, उसके उर में बिजली भी है, उसके पास वज्र भी है और पानी भी है। पानी से वह धरती के गर्मी को खत्म करता है, बेचैनी को खत्म करता है, शांति देता है, असंतोष को खत्म करता है। वज्र और जो बिजली कह रहे हैं कवि, उससे वह
चीज़ों का विध्वंस कर सकता है। तो यहाँ कवि उससे आह्वान कर रहे हैं कि तुम जो बुराइयां हैं व्याप्त, उनको समाप्त करो और अच्छी चीज़ों को फिर से उत्पन्न होने का मौका दो। उसके लिए बुरी चीज़ों का खत्म होना जरूरी है। तो बादल से यह आह्वान कर रहे हैं कि तुम समाज में एक क्रांति लाओ, अर्थात हम सब जो लोग यहाँ रहते हैं उनमें भी यह खूबियाँ होती हैं। वह अपनी शीतल वाणी से, अपनी अच्छी बातों से लोगों की बेचैनी दूर कर सकते हैं। अपने अच्छे कार्यों से समाज की बेचैनी दूर कर सकते हैं। उसमें जो एक गर्मी फैली होती है, एक व्याकुलता होती है, उसको हम अपने अच्छे व्यवहार, ठंडे व्यवहार, शीतल व्यवहार जिसको कहते हैं, मधुर व्यवहार कह सकते हैं, इनसे हम उसको शांत कर सकते हैं। साथ ही जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हमें चीज़ों का विध्वंस भी करना चाहिए। वह चाहे कुरीतियाँ हो, चाहे कोई और चीज़ हो, जिनका खत्म होना जरूरी है, जो समाज को नुकसान पहुंचा रही है, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, ऐसी चीज़ों का खत्म होना भी आवश्यक है। साथ ही नए जीवन का अंकुरण भी आवश्यक है। तभी समाज में हमेशा नयापन आता रहेगा, आगे की ओर उन्नति होगी, विकास होगा। तो यहाँ नूतन कविता और नवजीवन शब्दों का प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है कि जो बुराइयां हैं दूर होंगी और ये नई चीज़ें समाज में आएंगी और उसको और बेहतर बनाएंगे। तो इस तरह से कवि बादल से आह्वान कर रहे हैं। और यहाँ बादल को एक सांकेतिक अर्थ में लिया गया है। इसका अर्थ है कि आप, हम सभी इस काम को करें। हम सभी अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का प्रयोग करें, अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें और समाज को जितना नयापन हो सके दें। कवि के रूप में कह रहे हैं, जब ये नूतन कविता और नवजीवन की बात कर रहे हैं तो वह यही कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर छिपी शक्तियों का प्रयोग करके नयापन लाओ, नवजीवन का अंकुरण होने दो। उसके लिए अगर विध्वंस भी करना पड़ता है तो करो, यही क्रांति होती है। हम जो क्रांति की बातें करते हैं, हमने इतिहास में पढ़ा है अलग अलग तरह की क्रांति, तो उसमें हम ज़्यादातर देखते हैं कि कुछ युद्ध जैसा हुआ, कुछ मार पीट हुई, कुछ हिंसा का माहौल बना। तो क्रांति का सिर्फ यह अर्थ नहीं है कि मार काट करके उसको किसी को हटा दिया जाए। उसको आप इस तरह से देखें कि अगर कोई भी क्रांति होती है, उसमें अगर हिंसा भी है तो वह किस लिए होता है? वह इसीलिए होता है कि जो बुरी चीज़ें हैं वो खत्म हो गई और एक नए समाज का निर्माण। तो यह हर व्यक्ति को करना चाहिए कि पुरानी चीज़ें जो खराब हो गई हैं या खराब हैं, जो समाज को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनका हम विध्वंस करें अपने अंदर छिपे वज्र से, अपने अंदर छिपी बिजली से, और फिर अपने अंदर ही छिपी विनम्रता, जो उत्पादक क्षमता है, जो सृजनात्मकता है, जो निर्माण की कला है, उसका प्रयोग करते हुए हम नई चीज़ों का सृजन करें, निर्माण करें। तो यहाँ बादल के माध्यम से कवि आम लोगों से भी यही आह्वान कर रहे हैं कि हमें समाज में हमेशा क्रांति लाना चाहिए। क्रांति का मतलब होता है कि जो हो रहा है उससे अलग कुछ और हो, उससे बेहतर कुछ और हो। उसके लिए चाहे विध्वंस ही क्यों न करना पड़े। पानी से प्यास बुझाने का मतलब है कि हम अपने व्यवहार से, अपनी क्षमताओं से ऐसे कार्य करें जिससे लोगों में संतोष फैले, जिससे लोगों की जो असुविधाएं हैं वो खत्म हो, जिससे लोगों के कष्ट दूर हो। तो यही बातें कवि बादल के माध्यम से हम सबों को समझा रहे हैं। एक बार इसमें एक और कविता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग अलग से और
विश्लेषण करेंगे इसकी। अट नहीं रही, अटना का मतलब होता है समाना। ये शब्द बड़ा प्रचलित है और हम लोग इससे परिचित हैं कि किसी चीज़ में झोला में सामान नहीं अट रहा है, तो वही अट नहीं रही है की बात हो रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन कीतन सट नहीं रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही, अट नहीं रही है। तो यहाँ फागुन की शोभा का वर्णन हो रहा है। फागुन का जो महीना होता है वसंत ऋतु की शुरुआत ही होती है, या वसंत ऋतु का आप मध्य भी उसको कह सकते हैं। तो उस समय जो प्रकृति में दृश्य होता है वह बड़ा ही सुंदर होता है। उसमें एक मादकता भरी होती है, एक नशा होता है। चारों तरफ सुगंध, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, नए पत्ते, पेड़ों का रंग भी अलग सा लगता है। चारों तरफ आप जिधर देखेंगे उधर ही कुछ नयापन लगेगा जैसे कुछ नया हो रहा है हर जगह। और वह नया आपको कष्ट देने वाला नहीं होता है, आपको आनंद देने वाला नयापन होता है। तो उसकी बात यहाँ कर रहे हैं कवि कि जो फागुन की आभा है, उसकी जो रोशनी है, वह उसकी जो चमक है, वह नहीं अट रही है हमारे मन में। और हम उसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा है कि हम उसको समाहित नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर। वह इतना सुंदर है, इतनी ज़्यादा सुंदरता चारों तरफ फैली हुई है, इतना मनमोहक दृश्य है हर तरफ। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। जो भी आप क्रियाएं करते हैं उस समय, सांस लेते हैं तो सुगंध ही सुगंध होता है, चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे होते हैं, सब खुश होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति ही खुश है। तो यह एक ऐसा दृश्य बन जाता है जिस पर से हम आंख हटाना चाहते हैं फिर भी हट नहीं पाती है। पत्तों से लदी डाल, जो पेड़ होते हैं, पतझड़ का मौसम खत्म होता है तो पत्ते उस समय झड़ जाते हैं, फिर बाद में जो नए कोपल आते हैं, नए पत्ते आते हैं, तो उनसे डाल लद जाते हैं, पेड़ों की डालियां भर जाती हैं। कहीं हरी पत्तियां होती हैं, कहीं लाल पत्तियां, जो एकदम नए पत्ते होते हैं उसमें आप देखेंगे किसी पेड़ में हरी हरी पत्तियां रहेंगी, उसका रंग थोड़ा सुगा पंखी जैसा हो जाता है। कहीं देखेंगे आप मक्खन के रंग के कोपल निकल रहे हैं, कहीं देखेंगे लाल पत्ते हैं जो नए पत्ते होते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, कहीं आप देखेंगे वृक्ष के फूलों से लदा हुआ वृक्ष, ऐसे किसी ने सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही। पाट पाट का मतलब हर जगह पटा हुआ, मतलब हर जगह बिखरी हुई है सुंदरता। यह इतनी ज़्यादा है कि यह समा नहीं रही, हर तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। तो यह फागुन का वर्णन है। फागुन का महीना आपने महसूस किया होगा, जिस समय होली होता है, सरस्वती पूजा के बाद से ही वसंत का आगमन होता है। सरस्वती पूजा को वसंत पंचमी कहते हैं, और उस समय से पूरा जो मार्च का महीना होता है उसमें आपको यह दृश्य देखने को मिलेंगे। अब जब हम आगे इसके प्रश्नोत्तर की बात करेंगे तब हम एक बार फिर से कविताओं को और भी अलग तरह से देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें और क्या क्या देखा जा सकता है, इसमें से और क्या क्या निकाला जा सकता है। क्योंकि कोई भी जो कवि लिखते हैं,
खास करके निराला जैसे कवि तो इनकी कविताएं बड़ी छोटी होती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिसको आप अलग अलग तरह से देखते हुए समझ सकते हैं। आप कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको एक बार पढ़े और उसकी सारी बात आत्मसात कर ले। वह चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। मैं एक बार समझाऊंगा तो कुछ बातें बोलूँगा, दोबारा समझाऊंगा तो उसमें कुछ और जुड़ जाएंगे। तो यह कवियों की खूबियाँ होती हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इस चीज़ को समझने के लिए, बहुत अज्ञानी हैं, तो इसीलिए इसको बार बार हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। इसमें जो प्रश्न हैं उनको एक बार आप पढ़ के पहले खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं अगली क्लास में उस पर बात करूँगा। जैसे पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? अब जब मैंने आपको समझाया तब गरजने की बात मैंने की ही नहीं। तो लेकिन पहला ही प्रश्न है, वो जो छूटा था वह यहाँ आ जाएगा सामने जब मैं इसकी बात करूँगा। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? उत्साह किस लिए शीर्षक रखा गया? उत्साह का क्या मतलब होता है? कविता में कैसी बातें की गई हैं, ये सब समझना है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? बादल से आप क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं इस कविता के आधार पर? शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ध्वन्यात्मक का मतलब हुआ ध्वनि से युक्त जो बात है। ध्वनि मतलब आवाज, तो ध्वनि वाला प्रभाव जब पैदा हो उसको नाद सौंदर्य कहते हैं। नाद का मतलब भी होता है पुकार या गरजना जिसको कह सकते हैं, या बोलना, आलाप लेना। आवाज भी कह सकते हैं, मेरी नाद सुनाई दे रही है, पुकार। तो वैसी पंक्तियां छांट कर इसमें ऐसे शब्द छांट कर लिखना है। यही 4 इसमें प्रश्न है। उत्साह में रचना और अभिव्यक्ति में है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। एक कविता लिखने का प्रयास कीजिए जिसमें आपके मन में किसी चीज़ को देखकर भाव आता है। जैसे आप किसी भी प्राकृतिक दृश्य को देखकर आप उसको जोड़ सकते हैं समाज से। जैसे कहा गया कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। तो ये रहीम की कविता है कि जैसे वृक्ष को देखा होगा उन्होंने, फल से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ है, ऐसे पानी से भरे हुए तालाब को देखा होगा तो उनके दिमाग में आया होगा कि यह तो अपने लिए नहीं करता है कुछ, यह तो फल जो इसके ऊपर लगा हुआ है यह तो लोग खाएंगे, इसको तो इसमें से कुछ मिलना नहीं है, फिर भी यह फलता है। तो इससे उन्होंने परोपकार की भावना का एक उदाहरण निकाला। इसी तरह भरे हुए सरोवर को देखकर सोचा कि ये तो पानी पीता नहीं, इसके पानी का लाभ तो आमजन उठाते हैं। तो यहाँ भी परोपकार की भावना है, त्याग की भावना है। तो इसी तरह आप प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अपने मन की भावना व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी कोई कविता लिखने की कोशिश कीजिए। बादलों पर अनेक कविताएं हैं, उनका संकलन वगैरह कीजिए। दूसरी जो कविता है उसमें है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? देखिए, जो छायावाद कहा जाता है उसमें उसकी एक विशेषता बता रहे हैं यहाँ कि अंतर्मन की भाव, जो आपके अंदर जो भावनाएं होती हैं उसका दुनिया से सामंजस्य बिठा, उसको जोड़ना बाहर से। तो ऐसी जो पंक्ति आपको इसमें लगे जिसमें अंतर्मन का भाव बाहर की दुनिया से जुड़ रहा हो, उस पर वैसी पंक्तियों को लिखना है। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है?
फागुन की जो सुंदरता है उसको देखकर कवि की आँख क्यों नहीं हट रही। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है, प्रकृति कितनी व्यापक है, कितनी फैली हुई है, कितनी विस्तृत है, इसका वर्णन किस किस रूपों किन किन रूपों में किया है। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, इस पर आप विचार करिए। इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं रखी कि उनकी जो कविता लिखने का तरीका उनका जो था, उनकी जो कला थी, उसमें क्या खूबियाँ थी, यह लिखना है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखना है। फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी, फाग आदि गीतों के बारे में जानिए। यह तो गाँव में आसान है जानना, आप बात कीजिए अपने बुजुर्गों से, महिलाओं से कि कैसे फागुन में लोग होरी गाते हैं। बाकी सबसे पहला जो काम है वह है शब्द संपदा, यानी शब्द जो दिए हुए हैं उनका अर्थ याद करना, ताकि आप जब आपको शब्दों का अर्थ पता होगा तब आप बेहतर समझ पाएंगे। मैं जहाँ तक होता है बीच बीच में बोलता रहता हूँ अर्थ, लेकिन आपको अगर पहले से पता रहेगा तो आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। तो इसको याद कीजिएगा और प्रश्नों को 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि जब मैं फिर बात करूँगा मैं प्रश्न के साथ साथ कविता को फिर समझाऊँगा उस दृष्टिकोण से भी। अभी तो मैंने आपको ऊपरी तौर पर समझा दिया, लेकिन फिर जब हम प्रश्न की बात करेंगे तो उसमें फिर से उसमें जो बंद परतें हैं वो खुलती हैं। इसलिए मैं अक्सर ऐसे ही आपको पढ़ाता हूँ कि एक बार सरसरी तौर पर पढ़ाता हूँ, फिर दोबारा प्रश्नों के साथ उसको पढ़ाता हूँ, तो इससे उसकी जो परतें हैं वो खुलकर बाहर आती हैं। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से इसको थोड़ा सा स्वाध्याय में लाइए, स्वाध्याय कीजिए इसका। ऊपर भी जो सार जैसा दिया हुआ है उसको भूमिका कह सकते हैं, कविता का सारांश कह सकते हैं, उसको पढ़िएगा। फिर हम लोग अगली क्लास में इस पर और विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।